कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो आपका गठन की घोषणा, आपका राइट आंसर इसमें जो है ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 28 में आए थे, 27 में किया गया था, तो 8 दिसंबर नहीं होगा, ये 29 तो होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, ये 8 दिसंबर नहीं किया गया था, तो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय था। नेहरू रिपोर्ट जो है डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था आपका सी, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था, इसका विषय था। तो राइट आंसर आपका सी है। साइमन कमीशन में किसी भारतीय के शामिल न होने के कारण भारत में कमीशन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेन हेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। यानी कि साइमन कमीशन में किसी भारतीय का शामिल न होने के कारण जो है भारत में कमीशन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो है भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेन हेड ने, जो भारत के जो राज्य सचिव थे लॉर्ड बिरकेन हेड, उन्होंने क्या किया कि भारतीय को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है। उसने ये चुनौती दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी से मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी से मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 9 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या 10 थी, यानी कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 10 थी, ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप जो है प्रस्तुत किया। अगस्त 1928 में जो है प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम से, नेहरू रिपोर्ट के नाम से बाद में जाना गया। इसे मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है अलग निर्वाचन मंडल की मांग को जो अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसमें जो है इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश भी की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए सम्मान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण, या धर्म की जो है स्वतंत्रता और धर्म का जो है हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और ये जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, तभी ये बात वो बोले थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। एवं 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष बी, 1929 में। वर्ष 1929 में राइट आंसर बी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट जो है या तो उसको स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें।
निर्धारित समय सीमा में रहकर सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ और सरकार के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक जो है लाहौर अधिवेशन होता, यानी कि कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे 1929 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। और वहां पर जो है पूर्ण स्वराज यानी कि हमें संपूर्ण जो आजादी चाहिए इस देश में, अंग्रेजों को नहीं रहने दिया जाएगा, अंग्रेज यहाँ से चले जाए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। और उसी समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, ये पूछता है रावी नदी नदी दे देगा, पूछेगा किस नदी के तट पर जो है ये झंडा फहराए थे, तो उसमें ऑप्शन रहेगा रावी नदी, नर्मदा नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ऐसे रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कांग्रेस कार्य समिति जो थी उसके द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में, यानी बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ और यहीं से जो है 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो राइट आंसर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो राइट आंसर आपका सी, 1929 में। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सी, जवाहरलाल नेहरू। सी राइट आंसर है आपका, तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ए, 26/1/1930 को, यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वर्ष 1929 में जो है लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो राइट आंसर आपका बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखते हैं। दांडी यात्रा की गई, तो आपका डी, 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों, महात्मा गांधी समेत कुल 81 सदस्य के साथ सत्याग्रह के लिए क्या हुआ कि कुछ किए, यानी कि महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किए और वो जो है साबरमती आश्रम से अपने 80 सहयोगियों के साथ जो है महात्मा गांधी समेत 81 कुल 81 सदस्य के साथ सत्याग्रह के लिए क्या किए, कुछ किए। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, यानी कि 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद क्या किया कि उन्होंने जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है क्या किया, दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किए। औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा की थी। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के द्वारा ये किया गया। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो सी, 24 दिन, राइट आंसर।
1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? 1930 में महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो राइट आंसर आपका बी, दांडी से। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बी, दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो बी, 241 मी, राइट आंसर बी। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में जो है 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो आपका नमक कानून को निरस्त करना, सरकार से सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, आपका ये भी नहीं था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका ई ऑप्शन सही है। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना था। एकाधिकार, नमक कानून को ही निरस्त करना नहीं था, बल्कि सरकारी जो एकाधिकार था, सरकार का एक अधिकार था, उसको निरस्त करना था। पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, और पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि था। यानी ये सभी चीजें था, इसलिए आपका उपयुक्त जो है एक से अधिक, ई आपका सही है। यानी कि इसमें से एक को सही नहीं माना जा सकता है, इसको मार दीजिएगा तो बाकी भी ऐसी हो जाएगा, इसलिए सभी का सभी आपका सही था, इसलिए आपका राइट आंसर ई मारिएगा आप। न डी मारिएगा, न सी मारिएगा, न बी मारिएगा, न ए मारिएगा, इसमें से बी, ए बी सी डी मारिएगा तो आपको जो है नंबर कट जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ई, क्योंकि एक से अधिक सही है। आप एक से एक अधिक सही है तो आपको राइट आंसर ई मारिएगा, ए बी सी डी नहीं मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल ओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो आपका ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। असफल हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसके बाद जो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिए। वर्ष 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान यानी हरिजनों को उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। यानी कि वो जो सक्रिय राजनीति में जो थे उसे हटाने का निश्चय किया, क्योंकि 1934 में गांधी जी है जो हरिजनों को उत्थान करना चाहते थे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। 1932 में जो है सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा वर्ष 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया तथा वर्ष 1933 में क्या किए? हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किए। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? वर्ष 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो आपका राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खां। राइट आंसर अब्दुल गफ्फार खां। उत्तर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों के राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। लाल कुर्ती संगठन जो है पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, जब अन्य प्रांतों में जो है मुसलमान अपने आप को जो है सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय जब बाकी मुसलमान जो अन्य प्रांत के मुसलमान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने आप को अलग रखे हुए थे, लेकिन उसी समय जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार
को किस नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर है रेड शॉर्ट्स। रेड शॉर्ट्स। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शॉर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ए राइट आंसर ए खान अब्दुल गफार खान। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपके डी अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है आपका सी अब्दुल गफार खान। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो आपका राइट आंसर है बी 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। गांधी और इरविन के बीच जो है 5 मार्च 1931 को समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार जो है गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। इस आंदोलन मतलब गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। राजनीतिक कैदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था वो रिहा करने का आदेश आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिला। समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस जो है इसके कारण जो है कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने का तैयार हो गई, क्योंकि सारी चीजें जो मांग थी वो पूरा की जाने की बात की गई, तो कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया। परंतु ये जो समझौता है इस समझौते से जो है जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। क्योंकि जो है भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सी तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। यानी कि जो है वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए 26 जनवरी जो है 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, वी एस श्रीनिवास शास्त्री, ए एम आर जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। यानी कि जो है तेज बहादुर सप्रू थे, वी एस श्रीनिवास शास्त्री थे, एम आर जयकर, ये तीन लोगों के प्रयत्न से जो है महात्मा गांधी और इरविन के मध्य जो है फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य जो एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। इसी समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू जो थी गांधी और इरविन को जो है दो महात्मा की संज्ञा आपको दी थी सरोजिनी नायडू। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध जो है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है आपका 1931 में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो राइट आंसर है ए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो सी गांधी इरविन समझौता। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने जो लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो राइट आंसर ए मौलाना मोहम्मद अली। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में प्रकाशित हुई। 10 जून को तथा 24 जून 1930 को जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में जो है प्रकाशित हुई। भारतीय राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और भारतीय राजनीतिक संगठनों ने जो है कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित होने का जो समय था उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया और ब्रिटिश सरकार ने जो है निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलवाया। सम्मेलन में लगभग
89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी कि 89 प्रतिनिधियों ने जो है सम्मेलन में भाग लिए, किंतु कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, किंतु कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, वी एस श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया। तो इतने लोग जो है उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तीनों गोल मेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तीनों गोल मेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो राइट आंसर आपका C.B.R. अम्बेडकर। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दलित नेता जो थे भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में क्या हुआ था? हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा जो है सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। निम्न में से कौन सा गोलमेज गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो आपका सी तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल जिसमें जो है भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई किंतु जो कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर यानी सितंबर से दिसंबर तक चला था। 31 से 31 याद रखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। इसमें जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। लंदन में तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने जो है इस सम्मेलन का क्या किया? बहिष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो आपका राइट आंसर है ई, क्योंकि प्रथम वाला में भाग नहीं लिया था और तृतीय वाला में भाग नहीं लिया था, सेकंड वाला में भाग लिया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए सेकंड यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस भाग ली थी, ये सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर जो है ना ये सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण इस सम्मेलन का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल सका। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। ये जो है सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ये जो है सम्मेलन का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल सका। दलित नेता जो थे कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे जो है गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। अंततः क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध हो गया, जिसके कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतरण हो गया था? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतरण हो गया था? तो डी दलितों के लिए पृथक मतदान। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ए लंदन से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ होकर जो है मुंबई पहुंचे। जो है भारत
पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैं उसे नीचे नहीं होने दिया और उसको सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी जी जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है शामिल हुए 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किंतु 28 दिसंबर 1931 को लंदन से खाली हाथ निराश होकर मुंबई पहुंचे। भारत पहुंचने पर वो बोले कि यह सच है कि मैं खाली हाथ तो लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैं उसे नीचे नहीं होने दिया और उसको सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर जो है ये सम्मेलन जो है ना असफल हो गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो डी जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। डी जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ था ये तीनों जो है 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो राइट आंसर ए 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। यानी कि 24 सितंबर 1932 को जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य जो है पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो राइट आंसर डी अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये क्या किया कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। जिनके सदस्यों का जो चुनाव है पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अब जो क्या किया गया, इस सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलित वर्ग को भी जो अल्पसंख्यक दर्जा देकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये सब अंग्रेजों की जो है ना जात पात में पूरी तरह से और भी बांट दी है इन्होंने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो बी 71 और 147। राइट आंसर आपका बी 71 और 147। ये जो सांप्रदायिक पंचायत जो है अंग्रेजों के द्वारा लागू करने की बात की गई, ये इसलिए किया गया कि अंग्रेज जो दलित है, मुसलमान सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, ये अलग हो जाएंगे। और दलित दलित जो है हिंदू के साथ पहले से है, ये भी अलग हो जाएंगे। तो इससे जो क्या होगा कि जब भी हिंदू आपका असहयोग आंदोलन या कोई भी आंदोलन करेंगे, उसमें मुसलमान सिख और दलित जो है इनका साथ नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो आंदोलन होगा वो कमजोर करने में अंग्रेजों को आसानी होगी। और जब दलित करेंगे तब क्या होगा कि आपके हिंदू जो है सहयोग नहीं करेंगे उनका, कि उनको हो जाएगा कि ये अलग है, हम लोग अलग हैं। यानी बाँटने का जो ये कार्यक्रम शुरू किए थे कि बाँट देंगे, इससे फ़ायदा उन अंग्रेज़ों को होगा कि जब ये हिंदू करेंगे तो ये दलित उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हम लोगों का आंदोलन नहीं है, हिंदुओं का है और हम लोग हिंदुओं से अलग है, तो वो साथ नहीं देंगे। और जब दलित करेंगे तो हिंदू नहीं देंगे। तो इसलिए ये बाँट कर जो है अलग करना चाहते थे, एकता को खत्म कर देना चाहते थे, जिससे जो आंदोलन जो है ना व्यापक तौर पर बड़े स्तर पर ना हो सके। जितना छोटा आंदोलन होगा उसको जो है ना दमन करने में आसानी होगी, उसको समाप्त करने में आसानी होगी। बड़े स्तर पर अगर जैसे कि बिहार में सिर्फ आंदोलन हो उसको, और पूरे देश में एक आंदोलन हो, उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि पूरे देश भर भर में वो आंदोलन हो रहा है, तो उसको संभालना, उसका दमन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बिहार में हो रहा है, सिर्फ एक राज्य में, तो उसको संभालना आसान है, क्योंकि देश में पूरे देश है,
तो इसलिए इस तरह से ये नहीं चाहते थे अंग्रेज कि ये सभी मिलजुल कर एक साथ, जैसे खिलाफत कमेटी, खिलाफत आंदोलन हुआ था उस समय, असहयोग आंदोलन भी हुआ था, तो मिलकर किया गया था। तो इसलिए ये सब चाल थी इनकी कि इनको बांटो और राज करो, इनको अलग अलग कर दो, बांटो राज करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट यानी पूना समझौता में बढ़ाकर 148, यानी कि जिसे जो है पूना पैक्ट में किया गया है, पूना समझौता हुआ उसमें बढ़ाकर 148 किया गया। मद्रास 30, सिंध सहित मुंबई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत एवं बरार में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। चलिए देखते हैं आगे। पूना समझौते का उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो आपका सी, राइट आंसर सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। यानी कि इस पार्टी के सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है अक्टूबर 1934 में पटना में हुआ था। और इस पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है अक्टूबर में 1934 में पटना में हुआ था। और वर्ष 1934 में जो है जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो आपके सी, कांग्रेस समाजवादी से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर ए, 1934 में। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राइट आंसर ए, 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर जो है फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों यानी मद्रास 215 में से 159 सीटें, मद्रास में जो है 215 में से 159 सीटें, बिहार में 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत और बरार 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में क्या हुआ कि उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। केवल पंजाब में, बंगाल में और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रहे। जुलाई 1937 में कांग्रेस के 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। नोट यहाँ पर देखते हैं। बंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 175 में से 86 सीटें मिली थी। अयोध्या से की पुस्तक भारत के मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। अब अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? राइट आंसर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी जो है वर्ष 1937 में जो है भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा जो है काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। यानी कि सभी जो है कांग्रेस शासित प्रांतों में किसानों को जो है साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए आपके बी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन, कांग्रेस के जो हरिपुरा गुजरात अधिवेशन
फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो आपके ए राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1948 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। यानी कि 1938 में जो है कांग्रेस का जो हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, और वो भी निर्विरोध। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, उसके बाद से वर्ष 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में जो है वे गांधी जी द्वारा समर्थित यानी कि पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। यानी कि गांधी जी जो है पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस बार भी जो है उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण, यानी कि परंतु जो है कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर जो है गांधी जी से मतभेद हो गया, जिसके कारण जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बने। जिसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यकारी अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, विशेषकर जापान के आत्मसमर्पण के संबंध में जो है अगस्त से सितंबर 1945 अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराया तथा जापान ने सितंबर 1945 में जो है आत्मसमर्पण संबंधी मसौदे पर हस्ताक्षर किए में हुआ था। इस दौरान अगस्त से सितंबर 1945 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, न कि चर्चिल। जुलाई 1945 ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के उपरांत चर्चिल की जगह एटली वर्ष 1945 से 51 ईस्वी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटिश संसद के आधिकारिक शोध लेख हाउस ऑफ द लॉर्ड लाइब्रेरी में स्पष्ट है कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की खबर की पुष्टि प्रधानमंत्री एटली ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से की थी। तो इसमें जो है ये राजेंद्र प्रसाद जो है बनते हैं, क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं त्रिपुरी में। और आगे इसमें जो दिया गया है वो जापान और अमेरिका का ये वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया है। देसी रियासतें के बारे में पढ़ते हैं। 1927 की बटलर कमेटी 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, राइट आंसर डी, भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। बटलर समिति के गठन वर्ष 1927 में किया गया था। बटलर समिति के गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। यानी इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश भारत सरकार तथा भारतीय रियासत जो थे उनके बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। यानी कि जांच करना संबंध क्या है भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच जो है आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेजली स्कॉट को कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया तथा भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेजली स्कॉट को कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत जो थी सबसे पहले मतलब आरंभ में क्या थी, स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है। केवल उस सीमा तक स्वतंत्र नहीं है जहां उसने जो है अपनी प्रभुसत्ता जो है क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेष अधिकार भारतीय रियासतों के पास है, अर्थात जो है विशेष अधिकार रियासतों के पास है। इसलिए जो है बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया। भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? राइट आंसर सी, 1927। राइट आंसर सी है। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यानी कि दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का क्या किया गया? आयोजन किया गया। जो ब्रिटिश राज के रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों और प्रजा मंडलों का संघ था। जो ब्रिटिश राज के रियासतों में जो है राजनीतिक आंदोलनों
और प्रजा मंडलों का क्या था, संघ था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें जो है विभिन्न अलग अलग रियासतों से लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ता ने भाग लिया और इसका आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके आयोजन में जो है मेन भूमिका निभाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर हो गया, हैदराबाद का निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में जो है एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था तो सी प्रजा मंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर हो गया, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजा मंडल आंदोलन था। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है भारतीय राज्यों जो थे कश्मीर, हैदराबाद, निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। समझाती स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन राज्यों के द्वारा समानांतर आंदोलन, इसके मतलब ठीक साथ साथ शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजा मंडल आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था सेकंड वर्ल्ड वार के समय? तो आपका सी विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर सी विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के प्रारंभिक समय में जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन वर्ष 1937 से 40 थे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था और इसके प्रारंभिक समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन जो थे 1937 तक 40 इंग्लैंड का कालक्रम है। यानी कि 37 से 40 तक ये नेविल चेम्बरलेन जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे प्रारंभिक समय में। तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 यानी कि 37 से 40 का था। तो प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन थे 37 से 40 में और 40 से 45 के समय जो है प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बने। तो और इस समय जो है और 39 से यानी कि 39 से और 45 तक जो है सेकंड वर्ल्ड वार चला, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नोट देखते हैं। विंस्टन चर्चिल ने 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। विंस्टन चर्चिल जो है 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका कार्यकाल 1940 से 45 था, 51 से 55 तक था। यानी कि एक बार तो ये वर्ल्ड वार के समय 1940 से 45 में और दूसरी बार जो है 51 से 55 तक 2 बार ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किए थे। पाकिस्तान की मांग देखते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो सी रहमत अली ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पैम्पलेट में जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी जिसे उसने पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द प्रयोग किया था। यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र पढ़ता था चौधरी रहमत अली। इसने 1933 में जो एक पैम्पलेट लिखा था जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर नेवर एवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी। यानी कि एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द प्रयोग किया था जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान शब्द की रचना पंजाब, अफगान प्रोविंस, कश्मीर तथा सिंध प्रांतों के पहले अक्षर से तथा बलूचिस्तान प्रांत के अंतिम 3 अक्षरों से की गई थी। पी मतलब पंजाब, ए मतलब अफगान प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के मतलब कश्मीर, एस मतलब सिंध, टान मतलब बलूचिस्तान। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? किसने जो है बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तब बी राइट आंसर बी एम ए जीना यानी कि मोहम्मद अली जीना। बांटो और छोड़ो डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जीना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में बुलंद किया था।
जीना और मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि ब्रिटिश पहले भारत को दो भागों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटे और उसके बाद भारत को छोड़कर जाएं। इसी सोच को राजनीतिक नारे के रूप में बांटो और छोड़ो कहा गया। यानी कि मोहम्मद अली जीना ने जो है बांटो और छोड़ो का नारा दिया। मुस्लिम लीग के ये नेता था मोहम्मद अली जीना नेता था मुस्लिम लीग का, और इसने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में ये नारा बुलंद किया गया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की यह मांग थी कि ब्रिटिश जो है पहले भारत को दो भागों में बांट दे। ये जिन्ना चाहता था कि ब्रिटिश जो है अंग्रेज भारत को पहले दो भागों में बांट दे, भारत और पाकिस्तान, उसके बाद ठीक है वो इस देश को छोड़कर चला जाए, यानी वो अपने देश ब्रिटेन में चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। 22 से 24 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया। यानी कि 1940 को जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है कहाँ होता है? लाहौर में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना करता है। इस अधिवेशन में जो है पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के जो मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया। लाहौर प्रस्ताव को ही आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। यानी कि लाहौर प्रस्ताव को ही आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। हालांकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रस्ताव में न तो विभाजन और न ही पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया था। हालांकि जो ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि ये जो प्रस्ताव था लाहौर प्रस्ताव, इसमें न विभाजन की बात की गई थी और न ही पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया था। लाहौर प्रस्ताव में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर मिलाकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई थी, न कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की। यानी कि ये जो लाहौर प्रस्ताव था उसमें उत्तर और पश्चिमी और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यानी कि जो जो क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र था, जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी, उन क्षेत्रों को मिलाकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई थी। यानी कि अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाया जाएगा जहाँ जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है उन क्षेत्रों को, ठीक है, ये बात की गई थी, न कि स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की। यानी कि उसमें ये बात नहीं की गई कि अलग स्वतंत्र राष्ट्र ही बना दिया जाएगा, ये बात थी नहीं। इसे ही उस समय के कुछ लोगों द्वारा इसे ही उस समय के कुछ लोगों द्वारा जो है दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान मांग के रूप में देखा। और उस समय के कुछ लोगों द्वारा जो है ना, कुछ लोग ये समझ लिया कि दो अलग अलग देशों के रूप में मतलब देखा जा रहा है। हालांकि लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव ने ही आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यही जो लाहौर प्रस्ताव 1940 में हुआ था, यही आगे चलकर पाकिस्तान का प्रस्ताव के रूप में जो है ना मार्ग प्रशस्त किया था। ये पाकिस्तान का निर्माण अब होगा लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से ही आगे चलकर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष। मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष भी 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो राइट आंसर आपका ए 22 दिसंबर 1944 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? राइट आंसर सी 16 अगस्त 1946 को। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि 1939 में ये लोग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 1940 में ये लोग क्या करते हैं, लाहौर में प्रस्ताव पारित होता है, लाहौर प्रस्ताव, और वही लाहौर प्रस्ताव आगे चलकर क्या होता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है और पाकिस्तान के निर्माण की बात शुरू हो जाती है। और आगे चलकर उसके बाद क्या होता है, 40 के बाद 1946 में जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब? तो 46 में, 16 अगस्त 1946 में, ये क्रम है। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की गई थी। यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 16 अगस्त 1946 की तिथि को जो है सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। और ये जो है वायसराय के अंतिम सरकार का जो फैसला था उसको नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा
स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उस स्थिति को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। और उस स्थिति को क्या किया गया, पूरे देश में दंगा फैलाया गया, आतंक का माहौल बनाया गया और यह प्रदर्शित किया गया कि हिंदू और मुसलमान जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस कार्यवाही के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा और इसी कार्यवाही के तहत जो है नोआखली जो है वो स्थान है और ये स्थान जो है नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो सी लॉर्ड मिंटो को माना है। यही मार्लम मिंटो, यही इसने सबसे पहले सांप्रदायिक जो है ना प्रस्ताव प्रतिनिधित्व की प्रणाली की किया था, प्रोत्साहन दिया था और वहीं से शुरू हुआ है कहानी 1909 से। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन हुई। और इसी मार्ले मिंटो सुधार जो है, ये सुधार नहीं था, ये सुधार था ही नहीं, ये मार्ले मिंटो सुधार जो है ये उस समय जो है अलग अलग, जैसे मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और वहीं से शुरू हुआ कहानी और आगे चलकर जो है विभाजन में तब्दील हुआ और कहानी वहीं से शुरू हुआ। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, यह किसने लिखा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, यह किसने लिखा? तो आपका सी राइट आंसर, सी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, सी आपका आंसर राइट है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा हो गया। यानी कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में जो है ब्रिटिश शक्ति का जो है महत्तम बचा हो गया। यानी कि मुसलमान अगर उनको खुश कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि ये मतलब उनका ब्रिटिश शक्ति का जो बचाव करेंगे, यानी कि उनका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए सब किया गया था, अलग थलग सबको किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो आपका सी पौनार महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को पौनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। याद रखिएगा 1940 में पौनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। जबकि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। द्वितीय सत्याग्रही के रूप में चुने गए जवाहरलाल नेहरू ने छिवकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज में पर गिरफ्तार होने के उपरांत ब्रह्मदत्त को अगला सत्याग्रही नियुक्त किया था। यानी कि द्वितीय सत्याग्रही के रूप में चुने गए जवाहरलाल नेहरू के छिवकी छिवकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज में जो है ये गिरफ्तार होने के उपरांत जो है ब्रह्मदत्त को जो है अगला सत्याग्रही नियुक्त किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो ए विनोबा भावे ने। राइट आंसर ए विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो आपके सी विनोबा भावे। राइट आंसर सी विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ब्रह्मदत्त है। क्या हुआ कि दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे, पहले विनोबा भावे बने थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो है छिवकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज में है, वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जो है ब्रह्मदत्त को तीसरे आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही बनाए, उनको ब्रह्मदत्त को। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? ए विनोबा भावे। चलते हैं क्रिप्स मिशन 1942 पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है दिल्ली कब पहुंचे थे? तो भी 23 मार्च 1942 को। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 23 मार्च 1942 को। अमेरिका और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। अमेरिका और चीन ने जो है ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप जो है तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को जो है
क्रिप्स मिशन की घोषणा की। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने क्या किया, 11 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है दिल्ली पहुंचा, और 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन कहाँ पहुंचा, तो दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। डैश युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे, तो बी, राइट आंसर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो पुस्तक लिखे थे इंडिया विंस फ्रीडम, कौन लिखे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखे थे। में कहा है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यानी कि क्रिप्स का जो प्रस्ताव आया था, इस प्रस्ताव ने जो है हमें वास्तव में कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये सब मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कही गई बात थी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था। तो राइट आंसर ए, महात्मा गांधी। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया। यानी कि जो है रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में जो है ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, यानी 3 सप्ताह रहे, मार्च से अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इन्होंने विचार विमर्श किया भारतीय नेताओं से, 3 सप्ताह रहे थे भारत में, और एक प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी के अनुसार ऐसा बैंक जो टूट रहा है, ऑन क्रैशिंग बैंक को एक पत्रकार ने जोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो राइट आंसर आपका ए, 9 अगस्त 1942 को हुआ। 7 से 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, यानी कि 7 से 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, अगस्त क्रांति मैदान, इससे जो है अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रताप भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। थोड़े बहुत संशोधन के बाद जो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की आरंभ की औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ही हो गई। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की औपचारिक शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को ही हो गई। 9 अगस्त 1942 को जो है नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप जनता में यह आंदोलन स्वतः ही स्फूर्त हो गया, यानी जनता में स्वतः ही फैल गया। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवहारिक शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई, यानी व्यवहारिक शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई, लेकिन ऐसे में 8 अगस्त से ही शुरुआत हो गई थी। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू के सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मद्रास में था, इन प्रांतों में था। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। मुंबई में जो है कांग्रेस द्वारा, बी आपका राइट आंसर बी सही है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो राइट आंसर डी, आगा खान पैलेस में।
6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय जो है समिति के अध्यक्ष थे तो बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर बी है। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जी.एस. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सितारमैया, जी.बी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, अरुणा आसफ अली, जी.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी आदि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे 8 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टैंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपनाया गया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। यानी कि जुलाई 1942 में जो कांग्रेस की कार्यकारी समिति का बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है क्या थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उसी समय जो है ग्वालियर टैंक मैदान में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को पारित किया गया और इसमें इतने सारे लोग मौजूद थे जो मैंने अभी नाम ऊपर बताया। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभिमान में मर जाएंगे डैश यह किसने कहा? हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभिमान में मर जाएंगे डैश यह किसने कहा? राइट आंसर बी, महात्मा गांधी के द्वारा ये बात कही गई थी। राइट आंसर बी है। यह कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के अवसर पर दिया गया था। यह जो है कथन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के अवसर पर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बम्बई यानी कि अब मुंबई नाम बदल गया है, तब मुंबई बोला जाता है, पहले बम्बई बोला जाता है कि ग्वालियर टैंक मैदान जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान कहा गया, यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान का नाम बदल कर बाद में क्या कर दिया गया? अगस्त क्रांति मैदान कहा गया। में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन में यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो डू और डाई के मंत्र के रूप में यह बात कही। गांधी जी जो है अपने प्रसिद्ध करो या मरो या तो करो या तो मरो डू और डाई के मंत्र के रूप में यह बात कही। अपने भाषण में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अब यह निश्चय कर लेना चाहिए कि या तो वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में प्राण न्यौछावर कर देंगे। यानी कि अब भारतीयों को समय आ गया है कि या तो वो भारत को स्वतंत्र कराएं या अपने देश को आजाद कराएं, स्वतंत्र कराएं, या इस प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे दें, न्यौछावर कर दें, बलिदान कर दें, कुर्बान कर दें। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो डी इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि अगले ही दिन जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था नेताओं को। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्ध रात्रि में समाप्त हुई। यानी जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जो है 8 अगस्त 1942 को लगभग जो है अर्ध रात्रि में समाप्त हुई। 9 अगस्त 1942 को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नेताओं को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण जो है आंदोलन जो है नेतृत्वहीन हो गया। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर आपका डी, भारत छोड़ो से है। प्रश्नगत नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कई संशोधनों के बाद जो है पास कर दिया गया। इस दौरान गांधी जी द्वारा जो है दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। यानी कि इसी समय जो है गांधी जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया जो विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। यानी कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए, इससे कम अगर कुछ होता है तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार को दे। यानी कि नमक पर जो टैक्स लगाया जाता है, शराबखोरी आदि पर जो टैक्स लगाया जाता है, इन सबको जो है प्रस्ताव अंग्रेज सरकार को खत्म करने का प्रस्ताव जो है अंग्रेज या तो शराबखोरी बंद कीजिए और नमक टैक्स जो लगाया था नमक उसको बंद कर दीजिए। अंग्रेज सरकार को यह प्रस्ताव दिया गया। किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे जो है शब्द ये है कि सिर्फ टैक्स और शराबखोरी ये सब बंद करने से कुछ नहीं होगा। मेरे शब्द ये है कि आज़ादी से कम कुछ नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। यानी कि मुझे आज़ादी से कम कुछ भी पसंद नहीं है, अब मुझे चाहिए भी नहीं, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू या डाई। यानी या तो पूरे देश को आज़ाद करो, ठीक है, आज़ाद कराने में आप पूरा पूरा प्रयास करो, या आप इसी प्रयास में अपने प्राणों को आहुति दे दो। तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के
प्रयास में दिवंगत होंगे, यानी कि हमारी मृत्यु होगी, हमारा बलिदान होगा, हमारी कुर्बानी होगी हमारे देश के लिए। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो सी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो सी भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल था 1940 से 45 और आपका 51 से 55 था। ये दो बार हुए थे, 51 से 55, दो बार ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं विंस्टन चर्चिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है 1942 में क्या हुआ था? 1942 में करो या मरो यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो उस समय जो है 1940 से 45 ये प्रधानमंत्री थे और 42 में करो या मरो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के, तो विंस्टन चर्चिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर ए उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से, बंबई के अलग अलग भागों से जो कांग्रेस का भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर प्रसारण करते थे, और राम मनोहर लोहिया जो है इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। और उषा मेहता जो थी कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो आपका डी, राइट आंसर डी। और एक और चार यानी बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे, यानी कि बिहार और यूपी में जो है सबसे अधिक व्यापक रहे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया, यहाँ पर जो है विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे, यानी कि जन विद्रोह हो गया अंग्रेजों के विरोध पूरा। ठीक है, तो बिहार और आपका संयुक्त प्रांत वाला इलाका जो है जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र यानी दंगे वाला प्रमुख केंद्र बन गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो डी, जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई कोसी नदी के कछार में स्थित एक द्वीप बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। यानी कि ये नेपाल भाग गए थे और वहां से क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई से कोसी नदी के कछार में स्थित एक द्वीप जो है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। इसका गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था। इस जो है ना दस्ता का गठन इसलिए किया गया था कि सरकार के विरुद्ध जो तोड़फोड़ किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे, ताकि युद्ध के कार्यों में जो सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। और मई 1943 में जो है ब्रिटिश सरकार के दबाव में जो है नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, बैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। तो इतने सारे लोग थे। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? राइट आंसर सी, ये सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा यानी अलग रहा, ये राइट आंसर है, सही है। लेकिन इसका राइट आंसर ये सही है, लेकिन इसका जो कारण आर है ये जो है ये गलत है। तो आपका सी राइट आंसर है। कथन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा यानी अलग रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। यानी कि जो है 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में जब समाप्त हुआ तब तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ए, रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, प्रति सरकार जो है सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थापित की गई थी, यानी नाना पाटिल के नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थापित की गई थी। प्रजामंडल तालचर यानी तालचेर उड़ीसा में यह स्थान है। उड़ीसा के तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। जातीय सरकार तामलुक बंगाल, बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार स्थापित की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने भारतीय प्रशासन के कई कार्यों को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। रैयती सरकार खेड़ा में नहीं बल्कि बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी। रैयती सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक समानांतर सरकार थी। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में चलिए पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। इनमें से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर बी, केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, आपका 1 गलत है। चलिए क्यों गलती है देखते हैं। वह 1938 में कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था, यानी कि 1938 में कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ? तो हरिपुरा में हुआ था, जो गुजरात में था, न कि त्रिपुरी में। हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पूरा सत्र की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 52वां वार्षिक अधिवेशन जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस का 52वां वार्षिक अधिवेशन जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि ये जो हुआ था 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। त्रिपुरी एमपी में, याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य नहीं। लेकिन बाद में इन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में रात के समय घर से बेहोश बदलकर फरार होकर कलकत्ता से निकलने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जनवरी 1941 में, यानी जनवरी 1941 में जो है रात के समय घर से भेष बदलकर फरार होकर कलकत्ता से निकलने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिए, क्योंकि इनको घर में नजरबंद किया गया था। इन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जो है सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की है। अतः विकल्प बी सही है। अंग्रेजी भाषा के इसी प्रश्न में प्रोविजनल की जगह प्रोविंशियल लिख दिया गया था। अंग्रेजी प्रश्न में जो है प्रोविजनल की जगह प्रोविंशियल लिख दिया गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया, यानी लोक सेवा आयोग जो था इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आपका ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनका जन्मदिन जो है सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी को हुआ था 1897 को। कहाँ? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था, कटक जिला है वहां पर। इन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की। इन्होंने जो है 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो है स्कॉटिश चर्च से कॉलेज से जो है चर्च कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की है, यानी ग्रेजुएशन पास किए। वर्ष 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा वर्ष 1920 में उसके बाद जो है भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हुए, और वर्ष 1920 में भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और वर्ष 1938 में जो है हरिपुरा में और वर्ष 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और 1939 में जो है कांग्रेस के अध्यक्षता यानी त्रिपुरी एमपी में जिसमें थे कर रहे थे उसको उसके बाद ये छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में, याद रखिएगा। वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए, और 41 में क्या हुआ, ये जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। 1941 में कहाँ चले गए, ये जर्मनी चले गए। 43 में क्या हुआ कि ये आजाद हिंद फौज को कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है, और जर्मनी में स्थित भारतीय सैनिकों
फ्री इंडियन लीजन यानी कि जर्मनी में स्थित भारतीय सैनिकों द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया। यानी कि भारत जर्मनी में जो भी भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया। फ्री इंडियन लीजन यानी कि इंडियन फ्री लीजन, ये भारतीय सैनिक है उनको फ्री इंडियन लीजन या इंडियन फ्री लीजन द्वारा ये दिया गया था नामकरण। तो पूछता है सवाल में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस देश में उपाधि मिला था। नेताजी का सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किस देश में मिला था, तो ऑप्शन देगा जर्मनी, सिंगापुर, जापान या आपके कोई और भी देश दे देगा। ठीक है, ऑप्शन में तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी में मिला था ये नाम। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया जर्मनी में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था, तो राइट आंसर डी, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का प्रारंभिक गठन द्वितीय यानी सेकंड विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से किया गया था। यानी कि आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का प्रारंभिक गठन जो है सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से। प्रारंभिक चरण में इसके संगठन में कैप्टन मोहन और सिंह और रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि प्रारंभिक चरण में जो है कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु जो है बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया और बाद में जो है इनका नेतृत्व जो है किसका, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया और इन्होंने जो है आजाद हिंद फौज को संगठित किया और चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया। किस घटना या किन घटनाओं ने जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। आपका राइट आंसर डी है, आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह जैसी घटनाओं से जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। एकदम सही किया गया था ये ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो सी 1942 में। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी अन्नम आजाद हिंद फौज का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी अन्नम आजाद हिंद फौज का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था जो है। जबकि जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में प्रस्ताव में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। जबकि जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन के प्रस्ताव में जो है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था और मलय क्षेत्र में जो है भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन बनाया गया, ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए जो है रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में जो है संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में जून 1942 में जो है बैंकॉक सम्मेलन में जो क्या होता है, एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था। जून 1942 में बैंकॉक में जो है एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। यानी कि समन्वय और अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे और रास बिहारी बोस को जो है काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि केपी मेनन, नेधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह गिलानी जो है सैनिक सदस्य थे। जो है आपके रास बिहारी बोस को जो है काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाया गया और केपी मेनन, नेधाम राघवन को नागरिक सदस्य और मोहन सिंह और गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों ने मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण जापानियों से जो है मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी। और क्या हुआ कि मोहन सिंह का जो है जापानियों से वैचारिक मतभेद होने के कारण क्या हुआ कि मोहन सिंह 1942 में आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। जबकि रास बिहारी बोस जो है मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया, मतलब हटा दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया। बाद में
मोहन सिंह जो है जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महान नायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और रास बिहारी बोस जो है आईएनए का जो है ना बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। और सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद जो है 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिए, वो दिए, ये ले लिए। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है, और सुविधा के लिए इसे द्वितीय सेकंड इंडियन आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। इसे ही जो हिंदी में हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, तो किसको, तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने जो है वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की? तो आपका बी, जनरल मोहन सिंह, क्योंकि बर्खास्त हो गए, नहीं होते तो शायद सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिलता। उसके बाद से रास बिहारी बोस जो है सुभाष चंद्र बोस को आईएनए के बागडोर संभाले, ठीक है, उनको दे दिए, तो ये उसके बाद ये ग्रहण कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो आपके बी, मोहन सिंह थे। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो राइट आंसर है आपका बी, मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, और उन्होंने ही इसकी स्थापना की। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो बी, भोलाभाई देसाई, भोलाभाई देसाई। वर्ष 1945 में प्रारंभ हुए लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। भोलाभाई देसाई आजाद हिंद बचाव समिति के मुख्य वरिष्ठ वकील थे। वर्ष 1945 में जो है प्रारंभ हुए लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध वकील, मतलब मुकदमे की पैरवी जो है कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई आदि करते सभी वकील थे, तो ये लोग कर रहे थे। भोलाभाई देसाई आजाद हिंद बचाव समिति के मुख्य वरिष्ठ वकील थे। वर्ष 1947 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो सी, सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन वर्ष 1947 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन वर्ष 1947 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जापान के अधीन, यानी कि उस समय जो है सिंगापुर द्वीप जो है जापान के अधीन 1942 से 45 तक था। जापान के अधिकार से पूर्व सिंगापुर ब्रिटिश मलाया अंग था। जापान के अधिकार से पूर्व जो है सिंगापुर ब्रिटिश मलय यानी मलाया का अंग था। ब्रिटिश मलय यानी ब्रिटिश मलय बोला जाता था, जैसे भारत ब्रिटिश भारत जैसे बोला जाता था ब्रिटिश भारत में, वैसे ब्रिटिश मलय यानी मलाया का अंग था। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई, सी, सिंगापुर में। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? राइट आंसर डी, 9 देशों ने। अक्टूबर 1943 में द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद के अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को 9 देशों ने मान्यता दी थी। ये देश मुख्यतः ध्रुवीय शक्तियां, एक्सिस पावर और जापान द्वारा समर्थित शासन थे। मान्यता देने वाले देशों की सूची इस प्रकार है: जापान, जर्मनी यानी नाजी शासन, इटली, थाईलैंड यानी सयाम, बर्मा, म्यांमार जापान समर्थित सरकार थी म्यांमार में, फिलीपींस जापान द्वारा प्रायोजित दूसरा गणराज्य, मंचुकुओ मंचूरिया चीन में जापानी कठपुतली सरकार, वांग जिंग वई शासन, नॉन जिंग चीन में जापानी कठपुतली सरकार, क्रोएशिया ध्रुवीय शक्तियों द्वारा समर्थित कठपुतली सरकार। कुछ स्रोतों में स्लोवाकिया या अन्य ध्रुवीय संबद्ध देश का उल्लेख हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से स्वीकृत देशों की संख्या 9 ही है। हालांकि ये मान्यता प्रतीकात्मक थे। नोट: वांग जिंग वेई शासन को नेशनलिस्ट चीन अथवा चीन नॉन जिंग शासन भी कहा गया है। नोट: वांग जिंग वेई शासन को नेशनलिस्ट चीन अथवा चीन नॉन जिंग शासन भी कहा जाता है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो सी, सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी कहा जाता था। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की
अनंतिम सरकार की स्थापना जो है सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। यानी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में निर्वासित भारतीयों द्वारा सिंगापुर में भारत के अनंतिम सरकार की स्थापना की गया था, तो 21 अक्टूबर 1943 को। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी कहा जाता था। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। सी 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था, तो आपका ए स्वराज द्वीप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 तक चला था। अंडमान और निकोबार द्वीप ब्रिटिश सरकार को हाथों से फिसलकर वर्ष 1942 में जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसके पहले ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार के हाथों से फिसलकर वर्ष 1942 में जापान के अधिकार के क्षेत्र में आ गया था अंडमान और निकोबार। इस द्वीप पर जापान का अधिकार वर्ष 1945 तक बना रहा, और इस द्वीप जो है जापान का अधिकार वर्ष 1945 तक बना रहा, जब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इस द्वीप पर पुनः अधिकार न कर लिया गया। जब तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इस द्वीप पर पुनः अधिकार न कर लिया गया तब तक बना रहा। वर्ष 1943 में जापान सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप को प्रतीकात्मक रूप से सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद की अस्थायी सरकार प्रो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सौंप दिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सौंप दिया। इस द्वीप की कमान सौंपे जाने के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को स्वराज, अंडमान को शहीद शहीद द्वीप नाम दिया। इस द्वीप के कमान सौंपे जाने के उपरांत जो है नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है निकोबार को स्वराज और अंडमान को शहीद द्वीप नाम दिया। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा नहीं है? तो एस ए डॉगे, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से है। प्रेम कुमार सहगल हो गए, शहनवाज खान हो गए और जनरल मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से है। जबकि श्रीपद अमृत डोगे एस ए डोगे का संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है। जबकि श्रीपद अमृत डोंगे ऐसे डोंगे का संबंध जो है डोंगे का संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है, न कि आजाद हिंद फौज से। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। विकल्प में त्रुटिवश प्रेम कुमार सहगल को प्रेम सिंह सहगल लिख दिया गया है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था? तो बी 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी RIN विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है वर्ष 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के नाविकों ने भूख हड़ताल की घोषणा की दी। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के नाविकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे आपके डी जवाहरलाल नेहरू। ये एक ऐसी मतलब बात थी। पहले अपने देश को आजाद कर रहे थे अंग्रेजों से आजाद कराने में हालत खराब हो रही थी, और ये गुरिल्ला युद्ध करेंगे जापान के साथ जो हमारा दोस्त था। क्या बात। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में वही कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में बहुमत प्राप्त किए थे। एक यहाँ पर लोग खाए बिना भूखे मर रहे थे और ये वहां पर गुरिल्ला युद्ध करेंगे। कहा जाता है ना कि खुद के घर में खाने के लिए अनाज नहीं, आप चले दूसरे घर में घी के दिए जलाने। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जीने की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। राइट आंसर सी केवल टू आपका सही है। ये कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा दो अन्य सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। यानी कि इसको KAL याद रखिएगा, काल। ठीक है, कैसे क्रिप्स हो गया, अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कैसे स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, और ए से अलेक्जेंडर नाम हो गया, एल से लॉरेंस हो गया। तो काल याद रखिएगा, ये तीन थे काल। को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था काल को।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर डी, लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत आया, आपका ये आया था आपके ई, राइट आंसर ई है आपका। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को, इसमें 42 दिया है सब में, इसलिए आपका राइट आंसर ई होगा। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची तत्कालीन भारत आया, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के राज सचिव थे। इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के राज सचिव थे, तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची तत्कालीन भारत आया, 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा, 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यानी भारत के राज सचिव थे, तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, अन्य दो सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के, तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो बी, रैमजे मैकडोनाल्ड। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपके बी, वेबेल। बाकी थे ये और ये, क्योंकि के ए एल आप याद रखेंगे। के से कौन हो गया? क्रिप्स हो गया। ए से अलेक्जेंडर हो गया। एल से लॉरेंस होंगे। तो ये तीनों थे और बेबेल इसके सदस्य नहीं थे। सदस्य नहीं थे पूछ रहा था, तो बेबेल। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए, जे जे एंड्रयू। लॉरेंस था, ए बी अलेक्जेंडर था, और ये नहीं था, जे एंड्रयू नहीं था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? तो ए, अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की। और याद रखिएगा, कांग्रेस के ये पहले अध्यक्ष है जो लंबे समय तक, मतलब सबसे लंबे दिन तक ये जो है आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी 40 से 46 तक। इतने लंबे टाइम तक कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा। तो अबुल कलाम आजाद को याद रखिएगा, पूछ देगा कि सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो अबुल कलाम आजाद आंसर मारिएगा, उसमें ऑप्शन दिया होगा। तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 पढ़ते हैं हम लोग। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ए, लियाकत अली खान। पुनर्गठित अंतरिम सरकार जो है अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास, तथा विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो सी, खाद्य एवं कृषि। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत 2 सितंबर 1946 को, यानी कि घोषणा किया गया 24 अगस्त 1946 को, 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इनमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपका डी, खाद्य एवं कृषि। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जो है जगजीवन राम को बना दिया गया था, इनको दिया गया था। 1946 में जो है अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जहीर को विधि और संचार विभाग, सैयद अली जहीर को विधि और संचार विभाग, सैयद अली जहीर को विधि और संचार विभाग। इन्होंने इस पद पर सितंबर 1946 से अक्टूबर 1946 तक कार्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकारों में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। करीब करीब 500 से ज्यादा, लगभग 500 से करीब ज्यादा रियासतें थी भारत में उस समय, सबको एकजुट किया गया। सरदार पटेल यानी सरदार पटेल जो है वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में देशी रियासतों यानी राज्य विभाग, गृह सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया था। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ए, जून 1948 को।
20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों से सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है। ये जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिए थे इटली कि भारतीयों को जो है सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है। कब तक? जून 1948 में। और ये कब बोले थे? तो 20 फरवरी 1947 को बोले थे हाउस ऑफ कॉमन्स में इटली कि हम लोग जो है जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का निर्णय न किया गया तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा कि ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियाँ किसे दी जाए, यानी कि ब्रिटिश भारत में जो है केंद्र सरकार की शक्तियाँ किसे दी जाए, किसी केंद्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रीय कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकार को या भारतीय जनता के हित में उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके को, यानी कि किसको दिया जाए, केंद्रीय सरकार को दिया जाए या कुछ क्षेत्र में प्रांतीय सरकारों को या भारतीय जनता के हित में उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके को। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई और मार्च 1947 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उनका कार्य जो है भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ जो है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके, ताकि ब्रिटेन जो है सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। और ये माउंटबेटन जो है इन सब सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? राइट आंसर सी, 16 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही है जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। 16 जुलाई 1947 को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात जो है विधेयक को शाही स्वीकृति जो है ब्रिटेन की सम्राट यानी सम्राज्ञी से शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ए सिरिल रेडक्लिफ। 30 जून 1947 को बंगाल सीमा आयोग बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब सीमा आयोग पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया गया। यानी 30 जून 1947 को जो है बंगाल सीमा आयोग बनाया गया और पंजाब सीमा आयोग बनाया गया। इन आयोगों का अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। यानी इन आयोगों का अध्यक्ष जो है सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। रेडक्लिफ अवार्ड रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और बंगाल की विभाजन सीमाएं तय हुई। यानी कि रेड क्लिफ अवार्ड रिपोर्ट के आधार पर ही पंजाब और बंगाल की विभाजन सीमाएं तय हुई, जिन्हें बाद में संबंधित हिस्सों में जिन्हें जो है बाद में संबंधित हिस्सों में भारत पाकिस्तान बंगाल वाले हिस्से में वर्तमान भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में अपनाया गया। जिन्हें जो बाद में संबंधित हिस्सों में यानी कि भारत पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब वाला सीमा भारत पाकिस्तान और बंगाल वाला हिस्सा वर्तमान में भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में अपनाया गया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजनों उपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले पड़ोस वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा अलग अलग स्टेट्स डिपार्टमेंट्स करेंगे। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट्स डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। नेहरू जो है स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार जो है सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी ली।